एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप अच्छे से जानते हैं, जो बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पे पतला होता है, उसे आप कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इस लेंस की फोकल लेंथ हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें जो बेसिक चीजें चाहिए वो एक ऑप्टिकल बेंच है, जिसमें ये 2 पिन की हमें जरूरत पड़ती है और एक बेस चाहिए जिसमें हम इस कॉन्वेक्स लेंस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सिर्फ फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। अगर इस फॉर्मूले की डेरिवेशन से रिलेटेड थ्योरी किसी भी तरीके से आपको समझनी हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट डाल करके उसकी डिमांड कर सकते हैं और इसका मैं अलग से पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा फुल वीडियो आपको अलग से दे दूंगी। यहाँ हम जो फॉर्मूला बेसिक है उससे स्टार्ट करेंगे और आप सभी जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है F इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4t, जिसमें d क्या होती है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि जो 2 पिन की पोजीशन होगी, पिनों के बीच की डिस्टेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, वही फॉर्मूले में d आया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड को करने के लिए हम ये जो लेंस जिससे हम सेट करेंगे, एक पोजीशन में लेंस रहेगा, ठीक है, तब एक पिन की इमेज दूसरी पिन पर बनती है। ठीक है, ये पोजीशन हम नोट करेंगे लेंस की। फिर पिन को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लेंस को आगे थोड़ा सा लेकर के जाएंगे और अगली फिर हमें लेंस की एक पोजीशन ऐसी मिलती है जहां फिर से इस पिन की यानी ऑब्जेक्ट पिन की इमेज इस वाले पिन के ऊपर हमें मिल जाती है और ये सेकेंड पोजीशन हम लेंस की नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम 2 पिन के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं, यानी फर्स्ट पिन और सेकेंड पिन के बीच की डिस्टेंस, इसको स्मॉल d लिखा, इसी तरीके से लेंस की जो 2 पोजीशन आई हैं उनके बीच की डिस्टेंस हो जाते हैं स्मॉल x, और यही d और x हमें चाहिए। जैसे ही हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला F इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4t में हमें F की वैल्यू मिल जाती है और इसी चीज को हम 3 बार 4 बार रिपीट करते हैं और F की वैल्यू निकालते हैं, जिससे जब हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो एरर मिनिमाइज हो जाती है। ऐसा आप हर एक्सपेरिमेंट में करते रहे। ठीक है, अब यहाँ एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्रिकॉशन जो हम एक्सपेरिमेंट के लास्ट में लिखते हैं प्रिकॉशन, उसको एक्सपेरिमेंट करते समय हमें ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अब प्रिकॉशन क्या है, इसकी थ्योरी में भी फुल्ली एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर कहीं से भी आपको थ्योरी की जरूरत महसूस होती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसकी पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूंगी। जहां से जब हम थ्योरी को स्टडी करते हैं, हम थ्योरी का वहाँ कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अगर इन दोनों पिनों के बीच की डिस्टेंस, यानी एक जो ऑब्जेक्ट पिन है और दूसरी जिसे हम इमेज पिन कह रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम से कम, ये जो लेंस हम ले रहे हैं, इस लेंस की फोकल लेंथ का 4 टाइम्स से ज्यादा होनी चाहिए। यानी लेंस की अगर फोकल लेंथ f है तो 4f से ज्यादा होनी चाहिए स्मॉल d की वैल्यू, यानी इन 2 पिनों के बीच की डिस्टेंस इस लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से बड़ी आनी चाहिए। अगर हम ऐसा लेंगे, उसी कंडीशन में हमें इसके बीच लेंस की 2 पोजीशन ऐसी मिलेंगी जबकि इस ऑब्जेक्ट पिन की इमेज इस इमेज पिन के ऊपर बन रही होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब कैसे इमेज बनानी है, यानी ये प्रिकॉशन हमें ध्यान में रखना है। बाकी आप समझते हैं हमें लेंस क्लियर होना चाहिए, है ना, जब ये क्लियर होगा तभी हमें क्लियर इमेज मिलेगी। और हम बार बार कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पिन की इमेज इस इमेज पिन के ऊपर बने, तो हम कैसे उस पोजीशन को पहचानेंगे कि इमेज पिन के ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है जस्ट उसके ऊपर। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जैसे इस लेंस को हम यहाँ राइट पर सेट करेंगे और यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे, तो आप अच्छे से जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को जब हम यूज करते हैं तो इसमें अलग अलग कंडीशन आती है कि ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन पर इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो उसकी इमेज इरेक्ट यानी सीधी बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी बनेगी, है ना। किस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, किस केस में रियल इमेज बनेगी,
होता है वो हम आपको अलग से देंगे, क्योंकि ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम मान के चलते हैं कि ये पोजीशंस आपको पता है और आप जानते हैं कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस का जो फोकल लेंथ है उसके अंदर लाके हम रख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से उसके लेंस के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में कम है, अंदर आ गया है, तो आप जानते हैं इसका इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। हमें उस कंडीशन को यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा इस ऑब्जेक्ट पिन की उल्टी इमेज इस इमेज पिन के ऊपर बनेगी। यानी जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये पिन और जो ऑब्जेक्ट पिन है उसकी इमेज, जहां मेरी फिंगर है वो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट पिन की इमेज है, दोनों ऐसे एक के ऊपर एक दिखेंगी, है ना। और इसमें हम ये भी चेक करते हैं कि इनमें पैरेलल्स ना हो, यानी जब आप ऐसे हमें दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट पिन और ये इमेज पिन ऐसे दिख रहा है, जब हम धीरे से अपने सर को इधर उधर हिलाते हैं, यानी परपेंडिकुलर टू दिस बेंच, ऑप्टिकल बेंच से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम अपने ऐसे आईज को मूव कराते हैं, तो ये दोनों साथ में मूव करते हुए ऐसे दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें इमेज फॉर्मेशन की सही पोजीशन मिल गई है और अब उस कंडीशन में हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। इतनी चीजें सबको क्लियर है। फिर हमें क्या करना चाहिए, एक चीज और हम ध्यान रखेंगे इसमें, मैंने अभी क्या कहा कि अगर ये ऑब्जेक्ट पिन लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आ गई है तो इसकी इमेज हमें कैसी मिलेगी, वर्चुअल और सीधी मिलेगी, यानी उससे हमारा काम नहीं होने वाला है ना। जब आप इसका डायग्राम बनाते हैं वहीं से हमें क्लियर है कि हमें वो पोजीशन नहीं चाहिए, तो अब कम से कम हम सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें कि इस लेंस की एक रफ हमें अंदाजा हो कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, क्योंकि सारा कुछ उसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम ये प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो हमें लास्ट तक का रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे काम होता है कि हम एक रफ एस्टिमेट ले लें कि हमारा इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो लगभग कितनी हो सकती है ना। किसी ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहाँ कोई विंडो या रोशनी वाली विंडो होगी, तो उस जगह जब आप खड़े होंगे और वो विंडो डिस्टेंस पे है ना, तो डिस्टेंस पे विंडो का मतलब आप समझते हैं कि वो पैरेलल रेज आ रही है ना। कई बार ये चीज आपने पढ़ा होगा, हमने भी आपस में बात की है। तो हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो इमेज आ रही है यानी वो पैरेलल रेज आ रही होंगी। और कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, तो आप जानते हैं पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस में पड़ती हैं तो किस पॉइंट पर जाती हैं, फोकस पर, फोकस पे सेंटर्ड होती हैं और कैसा इमेज बनाएंगी, इन्वर्टेड, है ना। जो साइज है ऑब्जेक्ट का उससे छोटा इन्वर्टेड बनाती है और पैरेलल रेज जो आ रही है वो फोकस पर जाकर के इमेज बनाएंगी। इतनी चीजें क्लियर है। तो हमारे सामने विंडो है, इसके सामने हमने एक स्क्रीन सेलेक्ट किया, कोई भी आप कॉपी या किसी भी चीज का आप एक स्क्रीन बना लीजिए, इसके सामने लेंस को रखिए और धीरे धीरे लेंस को थोड़ा थोड़ा मूव कराइए। आप देखेंगे किसी एक पोजीशन पर बहुत शार्प आपको इन्वर्टेड इमेज उस सामने वाली विंडो का इस कॉपी की स्क्रीन पर बन करके दिख जाएगा। वहीं पे आप रुक जाइए और कॉपी की इस लेंस से अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए, ठीक है। ये इसकी रफ फोकल लेंथ का अंदाजा हमें लग जाता है और यहाँ लगभग 4.5 या 5 के आसपास, 4-5 के आसपास इसकी फोकल लेंथ हमें मिल जाती है। तो हम इसका वही 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच फोकल लेंथ मान लेते हैं और जब 4-5 मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हमने मान लिया तो 5 का 4 टाइम्स यानी 20 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा ही हम दोनों इन निडल्स के बीच की पोजीशंस को सेट करेंगे। यानी निडल को हमने यहाँ जिस भी पोजीशन पे रखा होगा उसको आप यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है उसको रीड करेंगे, ठीक है। और उससे 20 सेंटीमीटर हमारा जो कैलकुलेशन आया उससे ज्यादा की डिस्टेंस पर इस निडल को हमें सेट कर देना होगा कहीं पे। इतना क्लियर हो गया सबको, इतनी चीजें सभी को क्लियर है। तो जब इतना काम हम कर लेंगे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके सामने हमें ये अप्राइल लगाना है जिस पर हम इस लेंस को लगाएंगे, ठीक है। और लेंस को लगाते समय एक और चीज क्या हमें ध्यान रखनी है, जो अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम निडल और लेंस के बीच की डिस्टेंस लेंस के फोकल लेंथ से कम होगी तो इसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं होगा।
तो हमें क्या करना है, इस नीडल और इस लेंस के बीच की डिस्टेंस को लेंस के फोकल लेंथ से ज्यादा रखनी है, यानी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर जो आया था, तो हमें इस ऑब्जेक्ट नीडल और इस लेंस के बीच की डिस्टेंस को उसे थोड़ा सा ज्यादा ही रखना है, जिससे हमें इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई पड़े। ओके, अब इन्वर्टेड इमेज दिखाई पड़ने के लिए अब आप सामने से देखेंगे तो हमें पीछे की नीडल को देखना है और उसकी इन्वर्टेड इमेज हमें लेनी है। जैसे ही इसकी इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी, अब इसके सामने दूसरी वाली नीडल को हमें आगे पीछे ले जाना है और पोजीशन मैंने आपको बताया, ये पोजीशन हमें सेट करनी होगी। क्लियर है ये? और जहां पर भी पोजीशन ये आएगी, फिर हम क्या करेंगे, हमें इसकी पोजीशन रीड करनी है, इसकी पोजीशन रीड करनी है और लेंस की फर्स्ट पोजीशन को रीड कर लेना है। इनकी रीडिंग हम नोट करेंगे, है ना। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करके, तो ये स्मॉल डी आ जाएगा। फिर हमें नीडल को नहीं टच करना है। अब हम इस लेंस को फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे लाएंगे और सेकेंड पोजीशन पे फिर सेम कंडीशन आ जाएगी। फिर वहां पर हमें लेंस की सेकेंड पोजीशन नोट करनी है। दोनों लेंस की पोजीशंस को माइनस करके हमें स्मॉल एक्स मिल जाएगा। इस तरह से स्मॉल डी और स्मॉल एक्स का हम सेट निकालेंगे और हर सेट के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से काम करके अब हम रीडिंग लेंगे, फिर उसके कैलकुलेशन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, और एपरेटस पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा एपरेटस कैसा होगा और हम किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। आइए थोड़ा सा हम आगे इसे और समझते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट में हमारी रीडिंग कैसे आती हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। फ्रेंड्स, एपरेटस पर जो हम लोगों ने देखा उसी का एक हमने रफ डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है। रफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छा एग्जैक्ट डिस्टेंस का कैलकुलेशन करके डायग्राम हमने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छा जानकारी इस डायग्राम से मिल जाती है। जैसा अभी हम लोगों ने सेट पर डिस्कस किया, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वाली जो पिन हमने ली है, जिसे हम ऑब्जेक्ट पिन कहते हैं, जो फर्स्ट पिन हम लोगों ने कई बार कहा ऑब्जेक्ट पिन कहते हैं, ये वो वाली पिन हमारे सामने है यहाँ पर। और सेकेंड पिन जिस पर इमेज बनती है वो ये वाली पिन आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सेकेंड पिन है हमारी, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट पिन की इन्वर्टेड इमेज हमने एक्सपेरिमेंट करते समय देखा। और जो कंडीशन इमेज बनने की हमने आपको सेट पर एक्सप्लेन किया है, वो कंडीशन आप देखिए कि इस तरीके की कंडीशन बननी चाहिए। ये हमारी इमेज पिन है और इमेज पिन के ऊपर इस ऑब्जेक्ट पिन का इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टी इमेज हमें मिल जाती है। और इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस से कैसे होता है, किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां पर और कैसी बनेगी, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जल्दी ही आपके साथ ये जानकारी भी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है और लेंस की फर्स्ट पोजीशन यानी जब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट पिन सेट किया हमने और इमेज पिन की पोजीशन भी आपने देखी है, इनके बीच में ये हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा। जब कॉन्वेक्स लेंस अपनी इस फर्स्ट पोजीशन पर है तो ऑब्जेक्ट पिन से ये वाली रे चली और लेंस के थ्रू पास होकर के इस डायरेक्शन में जाती है, और सेकेंड रे जो ऑब्जेक्ट से चलती है वो सीधी गई, जहां पर मिली वहां पर उसका इन्वर्टेड इमेज बन गया। और वो इन्वर्टेड इमेज जहां पर बना उस पोजीशन को हमने किससे पहचाना, इस इमेज पिन से पहचाना। आपने एक्सपेरिमेंट करते समय इमेज पिन के ऊपर ऑब्जेक्ट पिन की इमेज को इस कंडीशन में ऑब्जर्व किया, इस कंडीशन में आपने ऑब्जर्व किया और उसी पोजीशन पर आप रुक गए।
और आपने नोट क्या किया वहां पर, आप वहां पर नोट करते हैं पोजीशंस को, यानी इस पिन की पोजीशन को हम लिख लेंगे। ऑप्टिकल बेंच वहां पे लगी है, ऑप्टिकल बेंच के साइड में स्केल लगी हुई है, उस स्केल में ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन यानी फर्स्ट पिन की पोजीशन और इमेज पिन की पोजीशन, इमेज पिन की मतलब जिसके ऊपर इमेज बनी, तो एक्चुअली इमेज पिन की पोजीशन नोट करके हम इमेज की पोजीशन को नोट करते हैं। और इन दोनों को लिखने के बाद लेंस की फर्स्ट पोजीशन क्या है उसको हमने नोट कर लिया। ये हमारी रीडिंग हो गई। अब एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लेंस को जो फर्स्ट पोजीशन थी इससे हम धीरे धीरे इसे आगे लेकर जाएंगे और इस साइड से हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो जो पहले ये वाली कंडीशन बनी थी इन्वर्टेड इमेज वाली, वो धीरे धीरे डिसअपियर होगी, लेकिन फिर लेंस की एक नई पोजीशन हमें ऐसी मिलती है जिस नई पोजीशन पर जैसे ही लेंस पहुंचता है हमें वापस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इमेज पिन के ऊपर ऐसी ही दिखने लगती है। आपको फिर वहां पर रुक जाना है और वापस आपको लेंस की ये सेकेंड पोजीशन जहां पर हमें ऐसी इमेज की कंडीशन मिलती है वो सेकेंड पोजीशन को नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, एक राउंड में हमने क्या क्या नोट किया, हमने नोट किया ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन, हमने नोट किया इमेज पिन की पोजीशन, हमने नोट किया लेंस की फर्स्ट पोजीशन और हमने नोट किया लेंस की सेकेंड पोजीशन। ये हमारा एक सेट पूरा हो गया रीडिंग का। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट पिन की नई पोजीशन रखेंगे और वापस पूरा जितना हमने एक्सपेरिमेंट अभी डिस्कस किया उसको करेंगे और फिर से हम ऑब्जेक्ट पिन, इमेज पिन, लेंस की फर्स्ट पोजीशन, लेंस की सेकेंड पोजीशन, ऐसे करते हुए 3-4 सेट रीडिंग के कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट करते समय मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारे पास एक इमेज पिन और एक ऑब्जेक्ट पिन है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमें कितनी रखनी है। तो फ्रेंड्स, जो डिस्टेंस हम लेते हैं दोनों के बीच में वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम्स यानी 4 गुने से कुछ ज्यादा ही रखते हैं। अगर इससे कम रखते हैं तो हमें ये जो 2 बार इन्वर्टेड इमेज की कंडीशन मिल रही है लेंस को मूव कराने पर, एक बार हमारा लेंस इस पोजीशन पर है तब इन्वर्टेड इमेज और फिर लेंस को आगे किया तो इस पोजीशन पर आया तो फिर इन्वर्टेड इमेज मिली। तो ये 2 बार मिले, इसके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच डिस्टेंस लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज्यादा हो। ये मैंने एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है। अगर इसे और डिटेल में आपको समझना कि ऐसा क्यों है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं इस एक्सपेरिमेंट की पूरी थ्योरी आपके साथ अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगी जहां ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज्यादा लेना है, जिससे कि हमारा यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो। तो फ्रेंड्स, जो रीडिंग हमने नोट करने के लिए कही, आप देखिए यहाँ पे हम नोट कर पा रहे हैं वो रीडिंग्स। ये है हमारी पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पिन यानी ऑब्जेक्ट पिन, देन पोजीशन ऑफ द इमेज पिन और लेंस की फर्स्ट पोजीशन, लेंस की सेकेंड पोजीशन। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है जिसे हम यहां स्मॉल डी कह रहे हैं। स्मॉल डी कौन सी डिस्टेंस है? स्मॉल डी है दोनों पिनों के बीच की डिस्टेंस, यानी ये जो 2 पिन की डिस्टेंस आई है, इनके जो 2 पिन की पोजीशन है ऑब्जेक्ट पिन एंड इमेज पिन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? तो ऑप्टिकल बेंच में एक पोजीशन पर हमारा ऑब्जेक्ट पिन, एक पे इमेज पिन है। ये 32 पोजीशन पर है। इधर से हमने शुरू किया था, मान लीजिए 0 से शुरू किया, 32 पर ऑब्जेक्ट पिन है। आगे चल करके गए तो 58 पर हमें इमेज पिन मिल जाती है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू कैसे निकलेगी? इस 58 से 32 को माइनस करेंगे तो इस स्मॉल डी की वैल्यू हमें मिल जाती है। इस तरीके से फ्रेंड्स
हम स्मॉल डी निकाल लेते हैं। और फिर हमें जो लेंस की दो पोजीशंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस हम यहां से निकालते हैं। लेंस की सेकंड पोजीशन में से फर्स्ट पोजीशन को माइनस कर दिया तो हमें मिल जाती है स्मॉल एक्स की वैल्यू, यानी लेंस की जो दो पोजीशंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमें मिल जाती है। और यही काम हमने जो 3 सेट ऑफ रीडिंग लिया है तीनों सेट में कंप्लीट कर लिया। तो 3 सेट के लिए हर बार हमें स्मॉल डी मिला और हर बार हमें स्मॉल एक्स मिला। और फ्रेंड्स, इसकी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी है उसमें हम जो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। और फोकल लेंथ के लिए यहाँ फॉर्मूला जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स, वो F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D। ये आप सब अच्छे से जानते हैं। फिर कहूंगी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं इसकी कंप्लीट थ्योरी आपसे डिस्कस करूंगी कि ये फॉर्मूला कैसे निकल करके आ रहा है। अब इस फॉर्मूले में स्मॉल डी की वैल्यू जो कि अभी हम लोगों ने निकाली है और स्मॉल एक्स की वैल्यू, जैसे फर्स्ट सेट में जो हमारी रीडिंग का फर्स्ट सेट है स्मॉल डी 26 और स्मॉल एक्स 12, तो ये हम निकाल लेते हैं। यहां से 26 और 12 हमने नोट किया और गिवन फॉर्मूले पे हमने उसे सब्स्टिट्यूट करना है और इसे सॉल्व कर देना है। तो जो फर्स्ट सेट रीडिंग का हमने लिया उसको फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया तो फोकल लेंथ निकल के आया जिसे हमने F1 लिखा। इसी तरीके से सेकेंड सेट रीडिंग का लिया और सेकेंड सेट से ये हमारी सेकेंड सेट ऑफ रीडिंग है फ्रेंड्स। जो सेकेंड सेट हमने लिया हुआ है तो सेकेंड सेट ऑफ रीडिंग की हमने स्मॉल डी और स्मॉल एक्स को लेना है और वापस फॉर्मूले पे रख करके फिर से हमें F कैलकुलेट करना है। वो F निकलेगा, उसे हमने F2 नाम दे दिया। इसी तरीके से जो थर्ड सेट है उसमें D और X लिया और उसको यूज करके F कैलकुलेट किया जिसे हमने F3 कहा। फ्रेंड्स, सारी वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर में आ रही हैं, तो जब सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज आ रही हैं तो ऑफकोर्स ये लिखना बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करते समय और एग्जाम में आप यही मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ ये छोड़ा। आप देख पा रहे हैं कि F1 की वैल्यू 5.11, लेकिन जब तक आप यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मेंशन करते हैं तब तक ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। यूनिट के बिना वैल्यूज अधूरी रहती, उसकी जानकारी नहीं पूरी होती। यानी F1 इज 5.11 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो F2 निकाला दैट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर और इसी तरीके से हमने जो यहाँ F3 निकाला दैट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। अब F1, F2, F3 उसका हमने मीन निकाल लिया और मीन वैल्यू जो आई वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। और वो भी जब तीनों F1, F2, F3 सेंटीमीटर में है तो F भी हमारा सेंटीमीटर में ही निकल करके आएगा। तो ये यूनिट लिखना भी याद रखें, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।